अब रुद्र क्या करेगा? बिट्टू, जो कार चलाने पर कम ध्यान दे रहा था और खुशबू की बातें ध्यान से सुन रहा था, अचानक विवान को बैठते देख जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, भूत भूत भूत! ये जिंदा हो गया। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वेदांत गुस्से में उसे घूरते हुए कार संभालता है और बोलता है, पागल आदमी, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? वो जिंदा ही तो हुआ है, दोबारा मर थोड़ी ना गया जो चिल्लाने लगे। वेदांत की बात सुन बिट्टू का दिमाग कंफ्यूज हो गया है। मरा नहीं, जिंदा ही तो हुआ है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? मुर्दे दोबारा मरते हैं क्या? और एक बार मरा हुआ आदमी जिंदा होकर बैठ गया तो मैं हैरान न हूँ तो क्या जाकर उसके गले मिलूं और बधाई दूं उस भूत को? बिट्टू रुद्र को देखते हुए बोलने लगता है कि रुद्र उसे एक लुक देता है तो वह चुप हो जाता है। वही विवान अपने बगल में लेटी उस लड़की को देख रहा था जिसने उसके लिए अपनी जान देने की कोशिश की। कार चलने के कारण शिरीन का सिर हिल डुल रहा था। विवान रुद्र को देखता है तो वह बोलता है, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों हवालत की हवा खाने गए हैं। लगता है कुछ दिन उनकी मौज में बीतने वाले हैं। रुद्र की बात सुन विवान की आंखें हैरानी में फैल जाती है। तभी कार स्पीड ब्रेकर पर धीरे पड़ जाती है और शिरीन का चेहरा एक तरफ झूल जाता है। अब आगे विवान की नज़र अचानक ही शिरीन की तरफ चल जाती है और मुरझाए चेहरे को देखकर विवान के दिल में हलचल मच जाती है। उसे वो पल याद आने लगता है जब शिरीन आंसुओं से भरे चेहरे के साथ विवान को बड़े ही प्यार से देख रही थी और उसका चेहरा उसने अपने हाथों में थाम रखा था। विवान भी जल्दी ही उसका एक तरफ झुला चेहरा अपने हाथों में ले लेता है। उसकी नज़र शिरीन के मुंह पर जाती है जहाँ खून लगा था। विवान को याद आता है कि जब शिरीन को खून की उल्टी आई थी तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था और फिर अपना मुंह अपने कंधे में पोंछकर साफ किया था। विवान अपनी कोहनी से शिरीन का चेहरा साफ करने लगता है। चेहरा साफ करने के बाद जब विवान वापस शिरीन को देखता है तो उसे याद आता है कि उसे देखते हुए शिरीन कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। आवाज़ तो विवान को सुनाई नहीं पड़ रही थी, बस उसे शिरीन के हिलते होठ नजर आ रहे थे। फिर उसके तुरंत बाद ही शिरीन ने विवान का माथा चूम लिया था। विवान अपना सर सहलाता है। वो ठंडा एहसास अभी तक उसने महसूस हो रहा था। विवान के मन में सवाल आता है कि कोई किसी से इस हद तक कैसे प्यार कर सकता है कि अगर चाहने वाला न मिले तो फिर उसे उसका जीना भी गंवाना पड़ जाए। लेकिन जो लड़की अभी उसकी गोद में थी इस बात को साबित कर रही थी। विवान के दिल में हलचल मची हुई थी। अगर आज इस लड़की को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। तभी वेदांत की आवाज़ आती है, हाँ, यहीं पर रोक दो। बिट्टू जल्दी से जीप की ब्रेक लगा देता है। रुद्र जल्दी पीछे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। खुशबू की बाहर निकल जाती है। विवान शिरीन को लेकर बाहर आता है। सामने ही एक व्यक्ति उसके मकान की रंगत उड़ी हुई थी। देखकर ही लग रहा था कि वह खाना बहुत पुराना है। वह खाने को देखते हुए विवान सवाल करता है, चाचू, यहाँ पर क्या होगा? आपको लगता है यहाँ दवाई मिलेगी?
रुदर बस इतना ही बोलता है, मेरे साथ जाओ, जहर खाए कि जितना समय हो जाए, उसके बाद केवल यही एक आखिरी रास्ता है। रुदर जल्दी से वह खाना के अंदर जाता है। बाहर ही कुछ लोग एक साइड में बैठे हुए थे। किसी को अंदर आते देख जो वहाँ का इंचार्ज था रुदर को रोकते हुए बोलता है, जी आप कहाँ आगे चले जा रहे हो? वहाँ सबसे पीछे इंतज़ार कीजिए। और वैसे भी वैद्य साहब अभी है नहीं, तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उस आदमी की बात सुन रुदर शांति से ही उससे बोलता है, देखो हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी ने जहर खा लिया है, उसे इलाज की अभी सख्त ज़रूरत है। रुदर की बात सुन पीछे खड़े वेदांत, खुशबू, बिट्टू और विवान को हैरानी होती है। रुदर शिरीन को अपनी बेटी बता रहा था। वही रुदर की बात सुन वह आदमी पीछे झुककर देखता है तो उसे एक लड़की नजर आती है जिसने बहुत ही महंगा लहंगा पहना हुआ था, साथ ही शेरवानी पहने एक लड़के ने उसे गोद में उठा रखा था। दोनों ही हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि ये लोग शादी के माहौल से यहाँ आए हैं, लेकिन दुल्हन का ये हाल। वह रुदर के सामने से हटते हुए एक कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है और बोलता है, लेकिन वैद्य जी अभी नहीं है और जहर के काट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कमरे में पहुंचकर वह विवान को इशारे से बताता है, वहाँ खाट पर लड़की को लिटा दो। कमरे में दाहिनी तरफ लड़की की रस्सी से बनी एक खाट थी। विवान जल्दी से शिरीन को उस पर लिटा देता है। वह आदमी बाहर जाने को होता है कि रुदर उसे रोकते हुए बोलता है, अच्छा यहाँ पर बगीचा तो होगा ही जहाँ जड़ी बूटियाँ लगी होती होंगी। वह आदमी हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और रुदर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे कि वो किसी बगीचे से कम नहीं था। वह आदमी बोलता है, तुम्हें पता है जड़ी बूटियाँ के बारे में? उस आदमी की बात सुन रुदर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कुछ लोगों का चेहरा याद आ रहा था जब रुदर अमेरिका में रुका था। धैर्य जो अपना पैर पकड़कर बैठा था और रो रहा था, उसकी आँख से आंसू और नाक से पानी निकल रहा था। स्वीटी उसे चुप कराने में लगी हुई थी। वह बार बार एक ही बात बोल रही थी, इतना तो लड़कियां नहीं रोती जितना तुम रो रहे हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने डरपोक लड़के से प्यार करती हो। वहीं रुदर को बहुत हंसी आ रही थी उन दोनों को देखकर, लेकिन उसे चिंता भी हो रही थी क्योंकि धैर्य को सांप काटा था और शायद उतना जहरीला नहीं था। कमरे में एक और आदमी भी मौजूद था जो कुछ पेड़ों की पत्तियां अपने हाथों में मसल रहा था। सफ़ेद चोंगा पहना हुआ था उस आदमी ने और उसकी कमर में एक कटाना लटक रहा था। उसका आभामंडल इतना गहरा था कि आसपास जैसे सब कुछ धीरे धीरे जम रहा था और वह अपनी हथेलियां पर पत्तियां मसल रहा था। वहां से निकलती खुशबू जैसे रुदर को भी अपनी तरफ खींच रही हो। कुछ देर बाद उस आदमी ने जो लेप अपनी हथेलियों से बनाया था ले जाकर उसके काटा हुआ सांप को उस पर लगा देता है और फिर जैसे जादू ही हो गया। बस चंद पलों में ही धैर्य के शरीर में जो जलन हो रही थी वो गायब हो गई, यहाँ तक कि उसके पैरों में जो सांप के काटने के निशान थे वो भी गायब हो गए। धैर्य जल्दी से जेडी के गले लग जाता है और अपने आंसू, अपनी नाक, सब कुछ उसके सफ़ेद
चोंगा में पहुंचने लगता है तो जेडी अपने कटाना पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हट पागल आदमी मेरे ऊपर से, मैं अभी तुम्हारी नाक काट दूंगा। वहीं धैर्य बोलने लगता है, थैंक्स यार जेडी, मुझे तो लग रहा था मेरा ये पैर गया काम से। जेडी जैसे तैसे धैर्य को खुद के से अलग करता है और फिर रुद्र के पास जाकर बोलता है, मुझे ऐसे चमकती आंखों से क्या देख रहे हो, जैसे मेरे पर दिल ही आ गया है। चलो हमें अपना काम भी करना है, याद है ना। रुद्र हाँ में सर हिलाकर जेडी के साथ गार्डन में चला जाता है। अमेरिका का ये किस्सा एक पल के लिए याद कर रुद्र अपनी आंखें खोलता है और फिर वैद के इंचार्ज से बोलता है, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो इन सब के बहुत माहिर था। अपनी बात खत्म करने के बाद रुद्र जल्दी से जानकर पौधों के कुछ पत्तियां तोड़ लेता है और फिर उन्हें अजीब तरीके से अपने हथौलिये के बीच मसलने लगता है। इसके बाद वह उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ शिरीन थी। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैर वही के वही जम जाते हैं। विवान शिरीन के पास जाकर बैठ जाता है और शिरीन के शायद फिर से खून की उल्टी की थी। अब तो उसकी सांसें भी रुकी हुई नजर आ रही थी। किसी के आने की आहट सुनकर विवान पीछे पलटकर देखता है। रुद्र को देखते ही उसके आंसू निकल पड़ते हैं। वह शिरीन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, चाचू अगर जारी रहेगा। क्या लगता है कौन है ये जो जेडी?